गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप में से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सब तकरीबन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आपका एनडीए हो गया या सीडीएस हो गया या एसएससी हो गया, या जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, इंग्लिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट एग्ज़ाम। नाउ वन ऑफ द की डिलीवरेबल्स एज फार एज इंग्लिश इज़ कंसर्न, जो सभी स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत लगती है, is how to identify errors. Now in all these exams जो मैंने भी बताया है, इन सभी एग्जाम्स में identify errors in the sentence is a very important part of that paper. So today what we are going to do over the next some 15 minutes or so, we will teach you how we are going to identify errors within a sentence. So this is a simple technique है, और अगर हम किसी भी चीज़ को एक मेथड से करते हैं, एक मेथोडोलॉजी से करते हैं, तो we will always find it easier to do rather than trying to make a random guess or hazarding a guess. So किसी चीज़ को अगर एक सिस्टम में डाल देते हैं, तो we will always find that we will be able to do it better. So let us look at what is an error and how do we identify it. So what is an error? देखिए, आमतौर से सभी टेस्ट में क्या करेंगे, किसी एक सेंटेंस को एक 4 भाग में बांट देंगे। 4 वर्ड्स हो सकते हैं, 4 फ्रेजेस हो सकते हैं, जिनको वो अंडरलाइन किए जाएंगे, और उसके बाद उसके साथ कोई लेटर लगाएंगे, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, और इन 4 पार्ट्स में, यानी ए बी सी डी में से कोई एक पार्ट में कुछ भी एक चीज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। तो इससे पहले कि हम इस चीज़ को समझें, तो हमारे को ये ज़रूरी है कि जो ग्रामर के बेसिक रूल्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। इंग्लिश के जो बेसिक ग्रामेटिकल करेक्शंस हैं, तो वो हम बिना किए इस चीज़ को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आगे वाले जितने वीडियोस हैं, उसमें हम सभी ग्रामर के, जैसे नाउन हो गया, वर्ब हो गया, प्रपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, इन सभी के किस तरीके से हम एरर्स को स्पॉट करेंगे, वो हम आपको सिखाएंगे। तो इसको इस वीडियो से देखने से पहले मैं ये मान लेता हूँ कि आप सबको बेसिक थोड़ा बहुत ग्रामर आता है, और जो थोड़ा बहुत नहीं आता तो इसमें हम बताएंगे भी कि किस तरह से हम उस ग्रामर के रूल्स को इस्तेमाल करेंगे। नाउ एक बार ग्रामर आपने सिलेक्ट कर लिया कि कहाँ पे एरर है, तो उसके बाद यू हैव टू सिलेक्ट द लेटर चॉइस ऑफ दैट एरर, और उसी का आंसर दे देंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, तकरीबन 20% जो क्वेश्चन रहती हैं उसमें नो एरर 20% रहती है। 20% जो है होती है क्वेश्चन, उसमें नो एरर मिलेगा। चलिए आप देखते हैं इसको, आगे चलते हैं इसको। अच्छा, कुछ ग्रामेटिकल जो सिस्टम है, इसमें हम किस तरह से जाते हैं, तो हमारी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहेगी वो रहेगी कि हम इसको 6 पार्ट में हम चेक करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है वो चेक करते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग जो होगा, इसको हम सबसे पहले चेक करते हैं कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर ठीक है, तब हम दूसरे एरर में जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि नाउन यहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे है, उसके बाद वर्ब उसके साथ है कि नहीं है, उसके साथ एडजेक्टिव कैसे लगा हुआ है। तो ये जो बेसिक ग्रामेटिकल सेंटेंस क्रिएशन है, स्ट्रक्चर है, अगर वो ठीक है, तो हम अगले में जाएंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट। मैंने आमतौर से देखा है कि मैक्सिमम जो करेक्शंस होती हैं वो इस पॉइंट पे रहती हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो अग्रीमेंट में नहीं होते। और ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ एरर है आपके इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर सभी टेस्ट में, तकरीबन आप हर एक टेस्ट में बोल दीजिए, चाहे वो एसएससी के बोले हैं, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एरर दैट इज गिवन। नेक्स्ट कॉमन एरर अगर हम बोले तो वो है प्रोनाउन, फिर है प्रपोजिशन, फिर मॉडिफायर यानी कंजंक्शंस, एंड लास्ट में आपके पैराग्राफ्स। सो दिस इज हाउ वी विल गो अबाउट आइडेंटिफाइंग द एरर्स within the sentence. चलिए, the strategy 1. So the first part of the sentence is the most important, is that we must read through the sentence. देखिए क्या होता है कि कई बार जब हमारे को एरर के लिए वो सेंटेंस दी जाती है, हम उसको भागों में जिस तरह उन्होंने बांटा है ए बी सी डी, तो हम उसको पढ़ते हुए भी उसी तरह से पढ़ते हैं। तो भाग तोड़ते हैं, ए पार्ट को पढ़ा, फिर बी पार्ट को पढ़ा, अरे ये भी ठीक लग रहा है, फिर सी पार्ट को पढ़ते हैं, कहते हैं ये भी ठीक है, फिर कहते हैं डी पार्ट भी ठीक है, तो ऑब्वियसली डी नो एरर। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। जो भी सेंटेंस दिया गया हो उसको बिगनिंग से लेकर के एंड तक पूरे पढ़ेंगे।
तो पूरा पढ़िए एक बार, क्योंकि अगर आपने थोड़े ग्रामर पढ़े होंगे तो समवेयर आपको एक सेंस आएगा कि ये ग्रामेटिकल सेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मत अज्यूम कीजिए कि ये साउंड राइट कर रहा है, वो बिल्कुल नहीं है। अगर सही जो ग्रामर के रूल्स अगर आपने जो पढ़े हैं उनको अप्लाई कीजिए, उनको अप्लाई करने से आप देखेंगे कि इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दिस टेस्ट। नाउ जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या एरर्स होती हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, मॉडिफायर्स और लास्ट में पैरेलल। सेंटेंस में जो स्ट्रक्चरल जो चीज़ होती है उसमें देखेंगे एक पार्ट रहता है कि ट्रिम द फैक्ट। ट्रिम द फैक्ट मतलब कुछ एक्स्ट्रानेस फ्रेजेस जो इस्तेमाल की जाती हैं, जो आपके सेंटेंस के मीट से आपको जुदा करती है, आपको हटाती है और सेंटेंस में एक्स्ट्रा उसको डाल देती है, तो वो इम्पोर्टेंट है। ये आपका फोकस जो होना चाहिए वो सब्जेक्ट पे होना चाहिए और दूसरा उस सब्जेक्ट के वर्ब पे होना चाहिए। देखिए कि क्या वो सब्जेक्ट का मतलब क्या है, जो आपका बिगनिंग में नाउन आता है या प्रोनाउन आता है उसके साथ क्या वो वर्ब जो है, मान लीजिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है उसका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ये जो बेसिक्स हैं ये फॉलो की जा रही हैं कि नहीं। तो अगर इस चॉइस को हम ठीक से देखेंगे तो उसके बाद जो अदर ऑप्शंस हैं हम उनको देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लेट अस सी वन एग्जांपल ऑफ दिस एलिमिनेटिंग द एक्स्ट्राज एंड फोकसिंग ऑन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। देखिए ये एक एग्जांपल है, तो सबसे पहले हम इसको पूरे को एक बार पढ़ लेते हैं। मैथ डेवलप्ड ओवर 2000 years ago have been a favorite of teachers and school children alike for generations. No error. अब देखिए मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्वियसली द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज मैथ। दैट इज द ओनली नाउन यू विल सी। तो नाउन जो है ये सब्जेक्ट है एंड एब्सोल्युटली इट इज करेक्ट, मैथ is the subject and it is the first noun that is given here, so this is fine, math can be subject. Now developed over 2000 years ago, well there's nothing wrong with that. The noun, the verb with it जो इसके साथ आएगा, दो verb आ रहे हैं, एक आता है आपका verb develop और दूसरा जो verb है वो है have been, that's the helping verb. Now पहला जो verb है obviously developed is a perfect, math developed is perfectly fine, no problem. But when we look at the next verb, so math जो है is a singular but have been is a plural. Now have been cannot be there because have been is a plural, so math and have been don't agree. So obviously if math is singular and it requires therefore a singular helping verb, which means that it should be has been should be there. So the answer in this case is B is the answer choice. Correct? So if we go about like this, it will be much easier for us to identify the errors. Now, very basically speaking, in a verb agreement, singular verb will have a singular subject, will have a singular verb, and a plural subject will always have a plural verb. अगर आपको कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया, ही, शी, इट, राम, श्याम या कोई भी नाउन दिया गया, तो उसका जो वर्ब है दैट मस्ट बी सिंगुलर, इज, हैज, वाज। द वर्ब इज द पर्सन, मतलब जो पर्सन है वो जो कर रहा है इसको एक्शन, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन जो व्यक्ति या चीज उस कार्य को कर रही है वो उस वर्ब उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट वन हियर, let's read this entire sentence one. The answers given by the commission appears to contradict the earlier testimony of its members. Now at first glance it will appear that this sentence is correct, इसमें कोई तो गलती लगी नहीं रही है। Answers given by the commission appears to contradict the, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आप उसको जब पढ़ेंगे इस तरीके से मत पढ़ें कि ये तो सही है, ठीक है। Try to look at it from a grammatical point of view. तो सबसे पहले देखिए कि what is the subject of the sentence. Now the sentence का जो subject है that is answers, the answers. Now the answers अगर subject है तो what are the verbs along with it? Now answers is a plural subject, mind you. So what is the subject of it? Appears. Now appears जहाँ पे भी verb में s लग जाता है तो that means the verb becomes singular. Please remember this.
whenever a verb has an s, unlike a noun, noun में जब s लगता है क्या होता है, तो नॉर्मली हम कहते हैं उसको प्लूरल हो गया, नॉट ऑल द केसेस बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी से व्हेन नाउन में s लग जाता है तो वी कॉल इट प्लूरल, बट इन अ वर्ब इट इज इसमें उल्टा हो है कि जब s लगता है तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाता है. सो देयरफॉर द आंसर्स गिवन बाय द कमीशन अपीयर्स is again singular, the answers is plural, and उसके साथ जो उसका है verb है that is plural, therefore it is wrong. So we have to remember that the verb which should come with it is appear. Okay, so the verb should agree with the subject, and in this case since it is not agreeing, therefore we know that the error is in B. So the answer is redistributing the fact, and answer is appears wrong. It is, the choice is B, right? Right. Let's go to another. Like, look at this. Do all the subnouns and subject agree with their verbs? Now let us look at this. Like I said, let's read this entire line एक बार पूरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसके errors पे करते हैं. Some animals such as the hedgehog appear quite timid, but they can become fierce enemies when they perceive a threat to their baby. Again, हमें जब पहला देखते हैं, we look at it at first glance, it appears that this sentence is perfect, there is nothing wrong with it, and we can mark it as E. But नहीं, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे. जैसे for instance, some animals, this is plural, such as hedgehog, appear quite timid, but they can become fierce enemies when they perceive a threat to their. Now, baby is singular, but here the answer should be to their babies. Right, so the error is in part D. Right, so here what is the subject? The verb should be agreeing with it. The answer is D. Okay, and the answer is D. Okay, moving on to the next question. Now let us analyze the underlined words or phrases. You have been given a sentence और उसके जितने भी parts हैं, A, B, C, D, जो भी parts हैं, जैसे भी लिखे हुए हैं, try and read the entire sentence, and try to analyze what parts of speech are they. Do they correctly coincide with the rest of the sentence? ठीक है, उसको पूरे को पढ़िए एक बार. Understand जो भी option जो है, underline words जो हैं, वो जो phrases दी गई हैं, what kind of speech, वो part of speech मतलब कौन से grammar के क्या है, वो noun है, ये verb है, ये adjective है, तो उसको समझिए. और जब उसको समझेंगे तभी आप उसका रूल करेक्टली अप्लाई कर पाएंगे. ठीक है, तो अगर उसके ग्रामेटिकली आप समझ जाएंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं, तभी आपको समझ आएगा कि कौन सा पार्ट गलत है. अच्छा, इससे पहले हम प्रोनाउन एरर्स के ऊपर बात करें. मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा आपसे बता दूं कि ये सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. देखिए, सब्जेक्ट होता है और हिंदी में बोले तो हम कहेंगे इनको कर्ता, ही हु डज. सो कर्ता कौन है? कर्ता इन प्रोनाउन में बन जाएगा आई, यू, ही, शी, इट एंड हु. व्हाट इट? सो दीज आर ऑल द कर्ताज या सब्जेक्ट प्रोनाउंस है ये. और इनके प्लूरल क्या हो जाता है? वी. आई का हो जाता है वी, यू का होता है यू, ही, शी एंड इट का दे होगा, और हु का भी हु ही रहेगा. तो ये सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी प्लूरल में क्या क्या था? वी, यू, दे एंड हु. एंड सिंगुलर क्या क्या होगा? आई, यू, ही, शी, इट एंड हु. ये सब्जेक्ट्स हैं. तो पहले पार्ट में अगर आ रही है, यानी जो कर्ता पार्ट है, तो ये सिंगुलर होगा, और सिंगुलर में आई, यू, ही, शी, इट, हु होगा, और प्लूरल में वी, यू, दे एंड हु होगा. ओके, और इसको अगर हम ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट में अगर इफ इट इज इन द सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस, लाइक फॉर इंस्टेंस आई विल डू दिस, तो क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन दिस विल बी डन फॉर मी, दिस विल बी डन फॉर आई नहीं हो सकता, दिस विल बी डन फॉर मी, बिकॉज मी इज सिंगुल, इज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म. ठीक है, तो सिंगुलर कौन सा हो जाएगा? मी, यू, हिम, हर, इट एंड हुम. इनका प्लूरल क्या होगा? अस, यू, देम एंड हुम. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे सब्जेक्ट क्या है एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट जो पहले आता है, ऑब्जेक्ट जब वो वर्ब के बाद आ रहा हो. ओके, let's take this example. Just read through this once before we go and try to identify what the error क्या है.
तो एक बार आप सब इसको एक बार पढ़ लें ध्यान से। देखिए अभी आपने उसको पढ़ा, तो लेट मी रीड दिस एंटायर सेंटेंस, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। द सेफ्टी चेक ऑफ द न्यू व्हीकल इंक्लूडिंग एन इंस्पेक्शन ऑफ द ब्रेक्स and wheel alignment was performed by he and the mechanic. No error. Now again, if we look at after having done the subject verb agreement check करने के बाद जब हम नेक्स्ट एरर में आते हैं तो हम प्रोनाउन को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है दैट इज ही। ओके, नाउ जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस में इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ही, शी, इट, लेकिन ऑब्जेक्ट जब हो जाता है तो ये कौन सा आ जाएगा? इट विल बी हिम, नॉट ही। तो ऑब्वियसली द आंसर आप 2 सेकंड के अंदर पकड़ लेंगे कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे गलत है। इट कैन नॉट बी, ही कैन नॉट बी अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ही इज ऑलवेज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ पे ही गलत है, यानी द आंसर जो है यहाँ पे इज हिम, एंड देयरफॉर द एरर विच इज रॉन्ग इज पार्ट विच इज रॉन्ग इज डी, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी, एंड जो होना चाहिए करेक्ट वो है हिम होना चाहिए यहाँ पे। चलिए आगे करते हैं। देखिए व्हाइल यू आर लुकिंग एट दिस क्वेश्चन, मैं एक आपको प्रोनाउन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो है कि प्रोनाउन में कोई चेंजेस नहीं हो सकते। अगर एक बार आपने जिस प्रोनाउन को इस्तेमाल करें एक लाइन में, यू कैन नॉट चेंज द प्रोनाउन आफ्टर सम टाइम विद इन दैट लाइन। जैसे फॉर इंस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर केस, even with a calculator you must have a basic understanding of mathematics if one expects to solve complex problems correctly. No matter. Now look at it, I just told you that pronoun में एक बार जो pronoun इस्तेमाल करता है, what are the pronouns here? You and one. Now ये जो पहला pronoun आपने इस्तेमाल किया वो है you. So after some time the next pronoun which you are using is one. Now this is not an agreement. So therefore, if you once use you, it has to be in the point C also. It will be you expect to solve complex problems correctly. Okay, right? So the correct sentence should read, even with a calculator, you must have a basic understanding of mathematics if you expect to solve complex problems correctly. Or else, even with a big calculator, one must have a basic understanding of mathematics if one expects to solve complex problems correctly. So please remember this, that this correction is there, that the pronoun once used must be continued, and that is the error here, that once having used the pronoun, दूसरी बार उस pronoun को इस्तेमाल नहीं किया गया है, and that is the error here. So the error is in part C. Is everybody clear on this? Right? Okay, let's move on. Now we all know what is prepositions, right? Prepositions का मतलब है जो कि ना words which link nouns, pronouns and phrases in a sentence. ठीक है, तो ये क्या इस्तेमाल करती है? ये बताती है कि ये time क्या है, या what is the spatial relationship between these people, या what is the direction which they are going. So ये सब जितने भी आपके prepositions हैं, they will give you an idea of what is the relationships and link the noun to other words in the sentence. Now for example, the commonly misused preposition जो है about, above, across, after, against, among, around, at, before, beside, ये जितने भी in, out, into, through, throughout, over, like, right? These are the common errors जो कि ना preposition में आती हैं. Okay, so like for instance, let's look at these instances. I saw a good film in TV. So in TV is very wrong, because in TV का मतलब है TV के अंदर. तो TV के अंदर नहीं, तो आपने जो on TV के ऊपर देखा ना, TV को देखा, तो well it's very difficult to translate English. तो हिंदी में उसको करेंगे तो और गड़बड़ होगा, but here it is in TV is wrong, it should be on the TV. And next is same like in the second sentence, Dan was present in the wedding. He was present for the wedding. They arrived in Paris without any issue. So this, I just wanted to give you how we are going to identify these. So I went to Barcelona for visiting a client. I went to Barcelona to visit a client. I always gain during Christmas. Okay.
So these are a couple of small errors which we wanted to show you, and let us look at now some examples and let us see how we can solve it. After seeing Hari fall into the crocodile pit, his girlfriend admitted that she was worried for him. Now, for him is wrong. We have already seen the other mistake. Now we are going to the prepositional mistake. So for him is wrong. It should be about him, right? So it should be about him. So the answer is D. So the correct A will be that she was worried about him, not for him. Meera was excited for Ram, who had completed his goal of swimming across the English Channel last spring, right? So here the answer is going to be E, because there is no error which I can spot here. So the answer will be answer E. There is no error in this. Right, now just look at this chart. Now I'm going to leave you with this chart for a couple of minutes. Have a look at this chart and note this down if possible, because this chart will give a very clear understanding of the spatial preposition. Spatial का मतलब space relation. Okay, so let's look at all this chart and each of them. So the first, if you see inside, तो इसको अगर inside का मतलब है एक 3-dimensional space है और उसके अंदर हो, that's called inside. On का मतलब on the surface, surface के ऊपर कुछ बैठा हो तो वो on हो जाता है. At means a point, location, जहाँ पे कुछ हो तो वो हो जाता है at. Near, close to something. Under मतलब उसके साथ टच कर रहा हो तो अंडर. ओवर नहीं टच कर रहा हो, ऊपर हो. बिलो देयर इज नो टच, सो सरफेस के साथ के नीचे हो तो बिलो. अबव ऊपर फ्लोट कर रहा हो, अबव. अराउंड चारों तरफ से घेरा हुआ हो, अराउंड. थ्रू जब मोशन हो और किसी चीज के बीच में पास कर रहा हो तो वो चाहे पानी के जा रहा हो या किसी कॉरिडोर के थ्रू द कॉरिडोर हो रहा हो या कहीं से गैस के बीच में जा रहा हो. So he passed through the corridor, he was passing through the corridor, he was passing through the city. कुछ भी हो सकता है. through मतलब across और जा रहा हो. The motion is very important here. Among जब कई हो, बहुत ज़्यादा हो तो उसमें से एक तो among, और 2 या 3 में से के बीच में तो वो बचाता है between. ये डिफरेंस है बिटवीन अमंग एंड बिटवीन. अमंग का मतलब हो जाता है जब बहुत सारे हो उनमें से एक तो अमंग, और बिटवीन है 2 या 3 में से के बीच में तो बिटवीन. ओके. बिहाइंड इज वेरी क्लियर, पीछे. इन फ्रंट ऑफ आगे. अलोंग साथ साथ में. तो कई बार हम बोलते हैं अलोंग द रोड, क्योंकि इंग्लिश में ये माना जाता है कि रोड भी चल रहा है तो आपके साथ चल रहा है तो अलोंग द रोड चल रहा है. ओके. अक्रॉस जब पार करते हैं तो अक्रॉस. अप मतलब ऊपर जाना, डाउन मतलब नीचे जाना. ऑपोजिट मतलब एक रोड के इस तरफ और उस तरफ. ऑन टू जब आप किसी चीज के सरफेस के ऊपर जा रहे हैं और दौड़ के या कूद के तो ऑन टू हो गया. ऑफ मतलब अगेन मोशन में आप किसी चीज से उतर रहे हैं तो ऑफ. इनटू मोशन के साथ किसी चीज के अंदर जा रहे हैं तो इनटू. आउट ऑफ मोशन के साथ बाहर आ रहे हैं तो आउट ऑफ. पास्ट एक चीज कोई खड़ा हो और उसके सामने से आप जा रहे हैं तो पास्ट. नेक्स्ट टू, बिसाइड्स या बाई जो पास में हो. और अगर लीन कर रहे हैं तो अगेंस्ट. ओवर का मतलब क्रॉस कर रहे हो. एक जगह से एक स्थायी स्थान से या एक किसी स्थित चीज से दूसरी स्थायी चीज पे जा रहे हो तो फ्रॉम टू. और टूवर्ड्स का मतलब दिशा. ठीक है, इस दिशा में जा रहे हो तो यू गोइंग टूवर्ड दिल्ली, दिल्ली की दिशा में आप जा रहे हो. चलिए, अब मॉडिफायर क्या होता है? अब मॉडिफायर वो वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, बिकॉज बाई जब वो इंसर्ट करते हैं तो वो एक डिस्क्राइब करके उस सेंटेंस को मॉडिफाई कर देते हैं. एग्जाम्पल, बिकॉज शी वॉज अ टैलेंटेड पोएट एप्रिल कुड राइट ग्रेट म्यूजिक. ओके. बिकॉज ये क्या है? इज अ मॉडिफाइंग फ्रेज. और ये क्यों है? क्योंकि ये एक अप्रैल यानी एक लड़की का नाम है. अप्रैल के किसी चरित्र कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कुछ बताती है. ठीक है. Okay, now look at this complete errors and modifiers. Very important, right? Let's look at this. Now, every time he goes out to the bathroom, Ram praises his new puppy for being good. Now, बाहर कौन जा रहा है? राम? नहीं, तो पपी को जाना चाहिए था. तो पपी अगर जा रहा हो, लेकिन क्या है कि every time he goes out तो राम जो पहले आ गया है, इसलिए it appears as if
Ram is the one who is going out and the puppy is the one who is staying inside. But ये गलत है. So the descriptive phrase every time he goes out needs to be puppy for the sentence to say what it means. Be careful with the sentence जो कि ना description पहले देते हैं followed by a comma, क्योंकि यहाँ पे normally वहीं पे गलती आता है, क्योंकि comma के बाद जो person या चीज़ आनी चाहिए वो चीज़ आनी चाहिए जिसको कि ना modification हमें करना है. तो इसका correct sentence कैसा होना चाहिए? इसका correct sentence होना चाहिए every time he goes outside the puppy is praised by Ram for being good. Understood? So now the sentence is making sense that it is the puppy which is going out and not Ram. नहीं तो पहले वाले sentence में जब हम पढ़ते हैं it appears as if Ram is the person who is going out. Okay. Again, as one of the most delicious Mughlai restaurants in town, the biryani at Nizam's is highly recommended. Now, again, at first glance, this seems correct, but there is some error. The error is what? What is being modified here? Now, the modifier is as one of them. Now, what is the delicious Mughal restaurants? कौन सा है? Mughal restaurant है, Mughlai restaurant जो है वो है Nizam. But it appears that the biryani is the name of the restaurant, which is not the case here. So, when you want to have a correct modifier, it should be Nizam should be in the town. Nizam biryani is highly recommended. So Nizam पहले होना चाहिए क्योंकि Nizam is the one which is being modified and biryani should come later. So the answer is C. Okay. Another classic case is parallelism. Okay. So what is parallelism? Now parallelism is a balance of two or more similar words and clauses. The application is a parallelism in sentence correction improves आपकी राइटिंग की स्टाइल, क्लैरिटी और उसको पढ़ने के लिए आसानी हो जाती है. तो बेसिकली द सेंटेंस शुड फ्लो लॉजिकली. ओके, सो नाउ व्हेनेवर वी हैव अ सेंटेंस, फॉर इंस्टेंस वी हैव टू मेक श्योर दैट द सेंटेंस इज गिवन टू अस करेक्टली. Okay, for example, for homework, the teacher assigned 10 multiple questions, choice questions, one short essay, and students were to complete a crossword puzzle. Now, when you look at the sentence, तो इसमें आपको एक बात समझ आती है कि the sentence has got something that is, something that is not quite clicking. Why was it not clicking? So when you look at the sentence for homework, ये 10 multiple choice question ये कौन करने वाले हैं? ये भी students ही करने वाले हैं. ये one short essay कौन? स्टूडेंट्स ही करने वाले थे. अगर ये सब कुछ स्टूडेंट्स करने वाले थे तो व्हाई मेक द लास्ट लाइन ऑफ क्रॉसवर्ड पजल सेपरेटली, राइट? सो व्हेन यू लुक एट इट, it's obvious that this is where the error is going to come. For homework, the teacher assigned 10 multiple choice questions, one short essay, and a crossword puzzle. It finishes the sentence. This rest of the words that are being used here and students were to complete is extraneous. It is not required. We can simply remove it. So whatever is, like मैंने आपको बताया कि trim the fact, here this sentence is not, or this part of the phrase is not required. You can use this sentence without even using these words and it still makes complete sense. So here is the error. Okay, let's look at the next sentence. Example: the new restaurant has fresh food, reasonable prices, and service that is fast. Now again, here there is that is fast is not required, and fast service will be serving the purpose. So the parallel क्या हो जाता? The new restaurant has fresh food, reasonable prices, and fast service. Excellent, that would make sense. So the first part and service that is fast को काट करके हम छोटा कर देते हैं and fast service, that is good enough. So here the error is here. Similarly, the children were arguing in the lobby, talked during the movie, and complained on the ride home. Okay, and complained on the ride home. Argued in the lobby, talked during the movie, and complained on the ride home. तो इस सेंटेंस को भी हम छोटा कर दिए. Similarly, every morning I have to feed the dog and bring the mail. Again, it seems there are some extra words. So every morning I have to feed the dog and bring in the mail. Okay, let's see some example before we go into our.
Okay, the first example is our neighbors spend a lot of time shopping, visiting friends, and they go to the movies. Again, you will see that there is an error here. We can shorten the sentence out. I will spend a lot of time shopping, visiting friends, and going to the movies. Makes sense, right? So we don't need to have this entire sentence. A lot of time shopping, visiting friends, and they go to the movie. So they go to the movies is not required. We can say going shopping, visiting friends, and going to movies. That makes sense. Okay. So come to the second part. My aunt is selfish, impatient, and she is not a kind person. Again, she is not a kind person. My aunt is selfish, impatient, and unkind person. Simple. We'll finish the sentence. Third part. Amy is laughing, answering the telephone, and she works in the computer. Again, and she works on the computer is not required. Amy is laughing, answering the telephone, and working on the computer. Okay. Laura usually braids her hair or is putting it up, Laura, in a French twist. तो इसमें भी हम वही कर सकते हैं. Laura usually either braids her hair or puts it up in a French twist. Right? This is an example of parallelism. So I hope you've understood what is parallelism and how to get about it. And if you've understood it, let's see the next one. As a member of the secret society, Param was required to shine the senior members' shoes, to carry their books, and never revealing the identities of other members. So anybody, what you feel would be the error? Right. If you look at this, like I said, the parallelism is where carry their books and never revealing the identities. This is wrong here. So it is much easier to make it to carry their books and never reveal the identities of other members would be correct. So the answer is D here. Okay. It is likely that the opening of the convention center previously set for July would be postponed because of the bricklayers. Now already it's likely the opening is set for would be postponed. तो पहले ही हमने likely बोला because of की ज़रूरत नहीं है, तो answer is D. Okay. So we come to the end of my presentation. Thank you so much. I hope आपको थोड़ी clarity मिली होगी on how to solve errors, and please be in touch with this site, and we will continue to give you a better presentation. We bring to you better presentations on errors, and we will continue with providing you better videos on English and how to solve your grammar problems, how to solve your quiz problems, and we all hope all those of you who are going to appear in the test within the coming couple of days or couple of months, please have a look at our videos and subscribe to our channel. And if you subscribe, you will find that your English will improve, and whatever support you need, if you are in Bhopal, you can join us in our classes, or else you can call us up and we will definitely try and answer you. Thank you so much. Thank you so much, and we look forward to receiving your calls, and we hope that we have been able to help you in doing your exam. Thank you so much.